हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर एक बार पुनः क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये फर्स्ट चैप्टर है। इस पर हम सभी चर्चा करने के लिए आज फिर से एक बार आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम 1848 की क्रांति को देखेंगे। अभी हम जितने भी वीडियो देखते आ रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, उसी का क्रम है ये। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चर्चा कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो नंबर 4 किसी कारण से कट हो गया था, वो आपके YouTube पे लोड भी है, उसकी लास्ट पॉइंट कट गई है। लास्ट पॉइंट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का था। वो यही था कि गरीबी, भूखमरी की कठिनाई में जब जनता सड़कों पे उतर करके अपने अधिकार की बात करती है, प्रेस की आजादी की बात करती है, अपनी जॉब की बात करती है, एक संवैधानिक सरकार की बात करती है, तो यहीं पर फ्रांस में एक बड़ा रिपब्लिक की बात हो गई। तो वहां का रूलर्स लुई फिलिप गद्दी छोड़ के भाग जाता है। और लुई फिलिप के गद्दी छोड़ के भागने से एक बहुत बड़ी समस्या जो थी राजशाही की, लग रहा था कि वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? एक नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम किया रिपब्लिक का, उसी नेशनल असेंबली ने ग्रांटेड किया सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, मतलब 21 ईयर्स एंड अबव को वोट देने का अधिकार दिया, एंड गारंटेड राइट टू वर्क, काम करने का भी अधिकार दिया। यहां तक की बात थी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की, जो वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे। इसीलिए इसको भी हम वीडियो नंबर 4 ही बना रहे हैं, उसी यूनिट का है। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों से कई बार बच्चों हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। उदारवादी कौन है? जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो मोनार्की का किला समाप्त करना चाहते हैं, राजशाही की, उसकी निरंकुशता की, उसके भ्रष्टाचार का अंत करके आम पब्लिक को उसको अधिकार देना चाहते हैं। यहां पर देखिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास के द्वारा ही क्रांति आती है। हमेशा क्रांति, कोई भी क्रांति उठा लीजिए इतिहास के पन्नों में, अगर 3 वर्ग, एक कैपिटलिस्ट होता है जिसको पूंजीपति कहते हैं, जिसमें ऑटोक्रेट लोग आते हैं, ऑटोक्रेसी, वो सबसे संपन्न वर्ग है, धनाढ्य है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो क्रांति क्यों करेगा? वो क्रांति को कुचलना चाहेगा क्योंकि उसका पद छीना जा रहा है। एक सर्वहारा वर्ग है, नीचे का, बॉटम लेवल का, उसमें गरीब, किसान, मजदूर, जिंदगी किसी तरह कट रही है, सुबह से शाम तक मेहनत करते, 2 रोटी खा के सो जाते, दुनिया कहाँ है, धन दौलत कहाँ है, बिल्डिंग बैलेंस कहाँ है, कोई मतलब नहीं। लेकिन मिडिल क्लास जो एजुकेटेड है, जो परिवर्तन का संवाहक है, जो क्रांति का अग्रदूत है, इसी मिडिल क्लास को कार्ल मार्क्स ने सेक किया, माइकल एंजेलो ने सेक किया। यही से क्रांति पनपती है, जो एक नेशनल स्टेट और नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, और किया। यही चीज देखिए कि इवेंट ऑफ फरवरी 1848, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1848 की क्रांति जो फ्रांस में हुई, had brought about the abdication of the monarch। लुई फिलिप, वहां का राजा, गद्दी त्याग करके, मतलब राजशाही को त्याग करने की बात आ रही, समाप्त किया जाए। कौन कह रहा? ये मिडिल क्लास एजुकेटेड। कौन से मिडिल क्लास? जो लिबरल्स हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। जो अभी मैंने बात किया उसको यहां से कनेक्ट भी किया है कि
जो 21 ईयर्स एंड अबव है, मेल को मताधिकार मिले, वोट करने का राइट मिले, सरकार बनाने का राइट मिले, लेकिन मेल को, यही थोड़ा सा लिबरल्स की कमी है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप where independent nation state did not yet exist, यूरोप के अदर पार्ट में, मिडिल ईस्ट में, ईस्ट यूरोप में अभी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है जितना कि हमने देखा था 1815 तक या उसके पहले फ्रांस में, वेस्टर्न यूरोप में। यहां पर 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति एक वो प्लेटफॉर्म बना रही है नेशन स्टेट की फीलिंग्स लाने के लिए, क्योंकि फ्रांस रिपब्लिक बना। अब इसकी जो कह सकते हैं लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, प्रेस की आजादी का कॉन्सेप्ट है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अलग अलग बॉडी का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, वह यूरोप के मिडिल पार्ट में भी जा रहा है, ईस्ट पार्ट में भी जा रहा है। अब देखो, सच है जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, यहाँ के साम्राज्य में men and women of liberal middle class combined their demands from constitutionalism with national unification। इन देशों में अब जर्मनी, इटली, पोलैंड में जाकर के एक संवैधानिक राजतंत्र की कह लीजिए डिमांड हुई, वो भी नेशनल यूनिफिकेशन के साथ। ठीक है, एक संवैधानिक सरकार बनेगी जहां पर राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिफिकेशन की बात की जाएगी। दे डिमांडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। एक ऐसे नेशन स्टेट की डिमांड हुई जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल की हो। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से मतलब ही है कि जनरल पीपुल की भी सहभागिता हो, प्रेस की आजादी हो, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, संगठन बनाने का, चाहे वो लेबर यूनियन हो, वर्कर्स के हो, बिजनेस के हो, बिजनेस क्लास के लोगों को, उनको संगठन बना करके अपनी बात जनता की बात सरकार तक रखने का अधिकार मिले। ये सारी बातें इस पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में बनाई गई। अब इसी को लेकर के देखिए, इन जर्मन रीजन्स, जर्मन के क्षेत्र में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली वाज फॉर्म, एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई। और इतना ही नहीं, इन 1848 में जो लिबरल्स ने रिवॉल्यूशंस किया, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जर्मनी में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई, खूब शानो शौकत के साथ, खूब सज धज करके, खूब सजाई गई, फूलों से सुगंधित किया गया। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लिबरल्स थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जो क्रांति के संवाहक थे। ऐसे लोग थे जो मोनार्की को समाप्त करना चाहते थे और एक रिपब्लिक फॉर्म, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गवर्नमेंट का वेलकम करना चाहते हैं ऐसे लोग। और इतना ही नहीं, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को राजा बना करके, वो तो राजा था ही, प्रशिया का राजा था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्राउन पहनाना चाहते थे। आइए, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ साहब, राजा तो आप है ही हैं, बस करना क्या है, आप मोनार्की के राजा हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के राजा बनिए। लुई फिलिप को समझ रहा था, गद्दी छोड़ के भाग गया था ये फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, कि लुई फिलिप इन गरीब किसानों की वजह से, इन लिबरल्स की वजह से, आम जनता की वजह से, जो क्रांति के संवाहक थे, लुई फिलिप गद्दी छोड़ के भागा है, कहीं मेरी भी नौबत ऐसी आ जाए जर्मनी में। इसलिए वो क्या करता है, he rejected the township offered based on constitutional monarchy, भाग जाता है, नहीं क्राउन लेता है, अर्थात सिंहासन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फ्रेडरिक विलियम
फोर्थ ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अरिस्टोक्रेट निरंकुश राजाओं के सीरीज में जाकर के उनके लाइन में खड़ा हो गया, उनका समर्थन करने लगा कि किस प्रकार इन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या जनरल पीपल का साथ देने वाले लोग हैं, लिबरल्स हैं, इनकी क्रांति को कैसे सप्रेस किया जाए। उधर चला गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का विरोध किया। पॉलिटिकल राइट टू वुमेन्स वर कंट्रोवर्शियल व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या मींस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्स कन्वेन्ड वुमेन्स वर इनवाइटेड इन विजिटर्स गैलरी। बच्चों, बहुत समय से पॉलिटिकल राइट्स वुमेन्स को देने की बात आती है, मिलता ही नहीं। जबकि एक महिला एजुकेटेड है, उसके पास संपत्ति भी है, प्रॉपर्टी भी है, मेहनती भी है, निष्ठावान भी है, ईमानदार भी है, कर्मठ भी है, परिवार का भी देखभाल कर रही है, अच्छे से पेपर भी चला रही है, पेपर भी मतलब पत्रिका भी लिख रही है, तमाम महिलाएं। इसके बाद भी सारा राइट्स है, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। वाई? तमाम फेमिनिस्ट मूवमेंट इसके लिए चले। ये महिलाएं अपने अधिकार की बात करती है, पॉलिटिकल अधिकार की बात करती है। इतनी आंदोलन के बाद उन्हें क्या मिला? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अर्थात सेंट पॉल चर्च में विजिटर्स के रूप में, गैलरी में दर्शक दीर्घा के रूप में खड़ा होने का इनविटेशन मिला कि आप दर्शक दीर्घा में विजिटर गैलरीज में खड़ा होइए और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उनको देखिए। उस पार्लियामेंट का सुन सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, कुछ तो राइट मिला। ये बहुत बड़ी बात है। यहीं पर मैं चर्चा करूंगा नोट में। लुइस ऑटो पीटर्स एक लेडीज है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, राजनीतिक कार्यकर्त्री हैं। इन्होंने हु फाउंडेड फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, कई फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। इन्होंने पत्रिका निकाली और उस दौर में जब एक क्रांति चल रही 1848 में लिखा कि एक मानव जाति की आजादी की बात आती, पूरे ह्यूमन कम्युनिटी की। ह्यूमन कम्युनिटी की आजादी ह्यूमन के द्वारा ही मिलेगी। तो क्या ये सही मिल रही है आजादी? क्या पॉलिटिकल राइट सही है? क्या एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो मिल रहा है सभी मानव समाज को मिल रहा है? बार बार कह रहे हैं एक पुरुष के द्वारा पूरी मानव जात की आजादी। तो क्या मानव जात केवल पुरुष से बनता है, महिला से नहीं? मानव जात कहां आजाद है? आज भी मानव जाति इस आधार पर, इस समय की बात, वह परतंत्र है। क्यों? अगर आपका डिफिनेशन पूरी मानव जाति है तो मानव जाति में महिला भी आती है। जब तक उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आपके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो आधी अधूरी आजादी है, एक गुलामी का प्रतीक है। ऐसे तमाम महिलाओं ने क्रांति को बहुत संबल दिया, मजबूती दिया। जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा होगा, क्लास 9 में पढ़ा, हर समय पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, ईयर 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्क इन यूरोप बिगेन इंट्रोड्यूस चेंजेस, समझते हैं। जो कुलीन वर्ग है, जो राजशाही है, जो राजा के सैनिक, मतलब जो किंगशिप की थियोरी में बिलीव करते हैं, जो क्रांति के समर्थक नहीं है, जो परिवर्तन के समर्थक नहीं है, जो लिबरल पॉलिसी के समर्थक नहीं है, जो रेडिकल पॉलिसी के समर्थक नहीं है, जो प्रेस को आजादी नहीं देना चाहते हैं, वुमेन्स को राइट नहीं देना चाहते हैं, आम पब्लिक को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते, वो कौन है? कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव अपने ऑटोक्रेटिक नेचर के लोगों के साथ मिलकर के, आर्मी के साथ मिलकर के इस क्रांति को सप्रेस कर देते हैं। कैसे? कारण यह है कि जो जनरल पीपुल, इसमें जो पीजेंट्स वर्कर क्रांति कर रहे थे, पीजेंट्स वर्कर की क्रांति जैसे ही आगे बढ़ती है मिडिल क्लास पीछे हो जाता है, जबकि उनको लेकर के चल रहा था। और इस
मिडिल क्लास की क्रांति जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से थी, इस क्रांति को अर्थात 1848 की क्रांति को कुचल दिया जाता है इन कंजर्वेटिव राजा और उनके सैनिकों के द्वारा। लेकिन 1848 की क्रांति ने एक लेसन दिया इन कंजर्वेटिव राजाओं को। क्या? ऑटोक्रेटिक मोनार्क इन यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। ऑटोक्रेटिक मोनार्क का शासन अब वह 18th सेंचुरी या उसके पहले का समय नहीं है। परिवर्तन आवश्यक है। राजा बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो अप करना पड़ेगा। देश विदेश में जो भी घटना चक्र चल रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गरीब किसानों की बात को मानना पड़ेगा, वर्कर्स की बात को मानना पड़ेगा। फ्रीडम किसे दिया जा सकता, कुछ हद तक उसकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कम से कम पुरुषों को देना पड़ेगा। राजनीतिक अधिकार पुरुषों को प्रदान करना पड़ेगा। इन सब परिवर्तनों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आगे बढ़ा। यहीं पर 1848 की क्रांति भी पूरी हो गई बच्चों। अब हम 4th यूनिट में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देखेंगे। इससे संबंधित या इस पार्ट के पहले वाले वीडियो से संबंधित कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, खूब स्वस्थ रहिए, स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए। अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए। आशा है वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखने से परहेज मत करिएगा, शेयर करने से इग्नोर मत करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।